हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का टाइटेनियम हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10th का चैप्टर है ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सीखिएगा। चलते हैं ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड में आज हमने डैम्स, रिवर और किस स्टेट में है उसकी चर्चा करेंगे। ये चीज़ें इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में मैप में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा डैम किस नदी पे बना हुआ है और किस स्टेट में आता है। तो जैसे कि पहला डैम है भाखड़ा नागर डैम, नाम सुना होगा। ये हमारा सतलुज रिवर पे बना हुआ है। तो भाखड़ा नागर डैम सतलुज रिवर पे बना है और किस स्टेट में आता है? ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों का मिला जुला इलाका है। दोनों स्टेट जो हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो वहीं से नदी भी निकलती है सतलुज। तो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, फिर दूसरा है हीराकुंड डैम। ये महानदी पे बनाया गया है और ये महानदी कहाँ बहती है? सभी को मालूम है, उड़ीसा में बहती है। ठीक है, तो काफी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं कोनार। कोनार जो है वो दामोदर रिवर पर बनी है और दामोदर रिवर कहाँ किस स्टेट में आती है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड वैसे भी जानते हैं, आपको हमने पढ़ाया था मिनरल्स वाले में। काफी रिसोर्स हैं यहाँ पर, कोयला रिसोर्स है, यहाँ कोयला बहुत पाया जाता है। हाँ, नागार्जुना सागर डैम, ये कृष्णा नदी के बना हुआ है, कृष्णा रिवर पे बना हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में आता है। किस स्टेट में आता है? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा, बहुत आता है मैप में लोकेट करने को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुना सागर डैम ये इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है? कृष्णा पर है और किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आते हैं रिहन। रिहन डैम ये कहाँ है? सोन नदी पे बना हुआ है और कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश, हमारे स्टेट में आता है, उत्तर प्रदेश में, सोन नदी पर। ठीक है, इसके बाद आता है सलाल प्रोजेक्ट। हालांकि ये भी डैम है। तो सलाल प्रोजेक्ट जो है ये चेनाब रिवर के ऊपर आता है। चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है और ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है। कहाँ आता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में आता है। इसके बाद टहरी डैम। जो टहरी डैम है वो गंगा नदी पर बना हुआ है और कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो डैम है वो नदी के ही नाम पे पड़ा है। तो तुंगभद्रा रिवर पर बनाया गया है। कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में आता है। तो आगे चलते हैं, अब बताएंगे हम आपको एडवांटेज ऑफ डैम्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ डैम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डैम्स के क्या एडवांटेज हैं, लाभ क्या हैं और डैम्स बनवाने के नुकसान क्या हैं। ये क्वेश्चन ये भी लिखने को आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करके। डैम्स की मेरिट लिखिए और डीमेरिट्स लिखिए। तो एडवांटेज क्या है डैम्स के? एक तो ये फ्लड को कंट्रोल करता है। ठीक है, डैम बनवाने से फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, पानी को रोका जा सकता है। और जब पानी ज्यादा आ जाता है तो फ्लड आ भी जाता है, गेट खोलना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हर एक डैम की पानी की रोकने की कैपेसिटी होती है। फिलहाल तो ये क्या करता है? फ्लड को कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्या करता है? फ्लड को रोकता है। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। इसके पानी से, जो इसमें डैम में पानी नदियों के ऊपर बनता है, नदियों के पानी को का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है। तो डैम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है, ये एक फायदा है। नेविगेशन, नौका चालन के लिए भी है। डैम का इस्तेमाल जो है नौका चालन, लोग एक जगह से दूसरी तरफ जाते आते हैं नौका से, नेविगेशन भी करते हैं। रिक्रिएशन माने होता है मनोरंजन के लिए भी है। लोग डैम में जो है मनोरंजन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो रिक्रिएशन के भी एक फायदा है। ये वाटर सप्लाई करता है। जिन शहरों में पानी की कमी होती है वहां पर क्या करता है? ये वाटर सप्लाई भी करता है। आसपास के जो शहर होते हैं वहां पर ये वाटर सप्लाई भी करता है, उसमें भी फायदेमंद है। और किसानों को इरिगेशन के लिए पानी कहाँ? इसी डैम से मिल जाता है। ठीक है, जब डैम के गेट खुलते हैं तो पानी बहता है
वो पानी जो है किसानों को मिल जाता है इरिगेशन करने के लिए, अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 हमने एडवांटेज लिख दिए। ठीक है, अब जितने नंबर का है उस हिसाब से आपको लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं डिसएडवांटेज। डैम के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है, हानियां भी हैं। जैसे सेलिनेशन ऑफ फार्मलैंड, जो खेत होते हैं वहां पर सेलिनेशन जमा हो जाता है। सेलिनेशन माने नमक, NaCl, तो उसका जो लवण होते हैं वो जमा हो जाते हैं, तो वो जमीन को खराब कर देते हैं, फार्मलैंड को। तो इससे सेलिनेशन ऑफ फार्मलैंड हो जाता है। और डैम को बनवाने में हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, कम पैसों में तो बनता नहीं है, बहुत सारा पैसा लगता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है, हर जगह बनवाया भी नहीं जा सकता, तो हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ती है। इससे जो है वाटर बॉर्न डिसीज भी हो जाती हैं। ठीक है, इससे पानी से जो है वाटर, पानी वाली जो बीमारियां होती हैं वो हो जाती हैं। जैसे पानी से डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इस प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्ट नेचुरल फ्लो, डैम बनवाने से जो पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है उसको रोक दिया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो पानी बहते हुए ऊपर चला आ रहा है पहाड़ों से, उसके फ्लो को क्या कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये भी एक नुकसान है। इंक्रीज अर्थक्वेक इंटेंसिटी, इसके बनाने से क्या होता है, अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी स्टोर हो जाता है, पानी का जो है प्रेशर पड़ता है अर्थ में, तो वहां पर जो है अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ लैंड, इसके बनवाने से लॉस ऑफ लैंड भी होता है, जमीन का लॉस होना। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जब पानी को रोक दिया जाता है तो वो क्या होता है, वहां पर उसके जो सेडिमेंटेशन जो ऊपर से बहकर आ रहे हैं वो उसी डैम में क्या होते हैं, बैठते जाते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाते हैं, तो उससे भी नुकसान है। वहां पर पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनका उनका नेचुरल जो हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, सबमर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, जो वेजिटेशन होती है, एग्जिस्ट होती है, वो पानी छोड़ने से क्या होता है, डैम से वो डूब जाती है, सबमर्ज हो जाती है, वो वेजिटेशन खराब हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने नुकसान बताए। ठीक है, तो ये नुकसान भी है। समझाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ, ये भी बहुत जरूरी है, इसमें क्वेश्चन एक आता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, इसमें क्या क्या आते हैं, कुल्स आता है, खादिन आता है, जोहाद आता है और टंकाज आता है। तो गुल और कुल्स क्या होते हैं, ये नहरें ही होती हैं, जो छोटी नहरें होती हैं जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर ये गुल और कुल बना दिए जाते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए। क्या करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए। और इसको डाइवर्जन चैनल के थ्रू, पतली पतली डाइवर्जन चैनल के थ्रू पानी को आगे बढ़ा देते हैं, तो इनको डाइवर्जन चैनल भी कहते हैं। एक तरह से नहरें हैं लोगों के द्वारा बनवाई गई, जिनको गुल्स और कुल्स कहते हैं। ज़्यादातर ये वेस्टर्न हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो है ये गुल्स और कुल्स बनाकर वहाँ पर इसके पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और खेतों में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वेस्टर्न हिमालयाज एग्जाम्पल हमने दे दिया है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में ये गुल्स और कुल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टोरेज, पानी को स्टोरेज करने का एक नहरें होती हैं, कैनाल्स होती हैं। खादिन्स भी जो है बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, ये जैसलमेर में, क्योंकि राजस्थान वगैरह में क्या है, पानी की कमी रहती है, तो नेचुरल जो वाटर आता है रेन वाटर को, उसको गड्ढे में बड़े बड़े कुंड बना लेते हैं, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं बरसात का पानी, अब बाद में वो काम आता है, तो वहाँ पर वो बोला जाता है, वो खादिन बोला जाता है। ये कहाँ मिलते हैं देखने को, जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जोहार भी उसी तरीके का रूप है। जोहार भी जो है पानी को, रेन वाटर को इकट्ठा करने का एक वो है। ये अलवर में, राजस्थान में ही आता है, अलवर में, तो ये जोहार बोले जाते हैं। ठीक है, ऊपर से पानी बहते हुए आ रहा है बरसात का, उसको रोक दिया एक जगह, स्टोर कर लिया, आड़ लगा के कंक्रीट की दीवार खड़ी करके उसको रोक लिया, तो वो जोहार कहलाता है। आपको राजस्थान वगैरह में, बीकानेर वगैरह में टंकास देखने को मिलेंगे, अंडरग्राउंड या बाहर, ज्यादातर जमीन के अंदर रहते हैं, और ये क्या होते हैं, पानी, रेन वाटर को, बरसात के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। बीकानेर वगैरह में टंकास देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसकी क्या जरूरत है, नीड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्या जरूरत है, तो उसकी जरूरत क्यों है,
पहला पॉइंट है टू ओवरकम। टू ओवरकम, यहां ओ नहीं लिखा हुआ है, हाँ, टू ओवरकम इन एडिक्वेसी ऑफ सरफेस वाटर टू मीट अवर डिमांड। हमारे जो जरूरतें होती हैं, जो डिमांड है उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो है हमें जो कमी हो रही है, टू ओवरकम माने होता है कंट्रोल करना, इन एडिक्वेसी ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। टू रिड्यूस डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल। अब देख रहे हैं जमीन का पानी जो है, जमीन के अंदर का पानी, उसका लेवल नीचे नीचे होता जा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से आ जाने से जो है वो डिक्लाइन कम होगा, उसको कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पानी इस्तेमाल करेंगे तो जमीन का लेवल का वाटर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर क्वालिटी, और दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर जो होता है पानी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और जब हमको एक चीज विकल्प मिल जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो उसके पानी से हम क्या करेंगे, हमारी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, लोग उसके पानी का इस्तेमाल करेंगे इरीगेशन में और उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं? एक तो लोअर कॉस्ट ऑफ वाटर स्टोरेज होता है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, केवल आपको टंका बना के इकट्ठा करना होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं। नो वेस्टेज ऑफ लैंड, कोई लैंड की वेस्टेज नहीं होती इसकी। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अब रेन वाटर क्या है, कोई नुकसान नहीं करता है, उसको इकट्ठा कर लिया तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाफायर, एक्वाफायर जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाफायर, जहाँ पानी है, नहरें हैं, तालाब हैं, वहाँ पर क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट, उसका जो स्टोरेज है बढ़ता है। रिड्यूस सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकता है, कम करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रिड्यूस फ्लड हैजार्ड, फ्लड से आने वाले जो नुकसान होता है उसको भी कम करता है, ठीक है, जो फ्लड के आने से हैजार्ड्स होता है, जो नुकसान होता है उसको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या करता है, रोकता है, ठीक है। अब देखिए वाटर स्कार्सिटी कैसे होती है, वाटर रिसोर्स में वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी होना, ठीक है। तो लिखा है वो कौन से कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, पानी के कमी के कारण क्या है, तो वो हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि अब समय तो रह नहीं गया, एग्जाम आ रहे हैं, तो फ्लो चार्ट से समराइज कर रहे हैं आपको, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन वाटर स्कार्सिटी किनके कारण से होता है, कोई भी 5 कारण लिखिए, तो आप पहला बताएंगे ग्रोइंग पॉपुलेशन, देश में या देश में जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है पानी की डिमांड बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बहुत सारी लगती जा रही हैं और इंडस्ट्रीज को लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए होता है, उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो जिसके कारण भी पानी की कमी हो रही है। अर्बनाइजेशन माने होता है शहरीकरण, नए नए शहर बनते जा रहे हैं, जो गांव थे वो गांव से क्या हो रहा है, टाउन्स, टाउन्स के बाद सीधे सिटी बन रहे हैं, तो नए नए शहरीकरण, नए नए शहर बसते जा रहे हैं, और शहरों में फैसिलिटीज करना पड़ता है, सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं, वाटर लाइन सारी, ठीक है ना, तो उसके लिए भी पानी ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो ये भी एक कारण है, अर्बनाइजेशन के कारण भी पानी की कमी हो रही है। पावर जनरेशन मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी बनना, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में बहुत पानी लगता है, पावर जनरेट करने में बड़े बड़े डैम जो होते हैं वो टरबाइन में पानी गिराया जाता है, उसके कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो पावर जनरेशन में भी जो है पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, और पोल्यूशन भी हो रहा है, पानी खराब हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या डोमेस्टिक वेस्ट हो, ठीक है ना, तो किसी भी तरीके का जो वेस्ट है वो पानी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी हमारे वाटर की स्कार्सिटी में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बाद आपके एग्जाम में आएगा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट टाइम, भारत में प्राचीन समय किस तरीके के जो है डैम्स बनाए जाते थे उनके बारे में बताया गया है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है श्रृंगवेरापुरा सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, वाटर को, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे पानी को बचाया जाए, तो इस जाता है श्रेय किसको, श्रृंगवेरापुरा को।
भारत में जो डैम्स और लेक्स बनवाई गई तो उसको कौन से राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत पूछा जाता है। तो भारत में डैम्स और लेक बनवाने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इरिगेशन वर्क कहाँ कहाँ हुआ? कलिंग में, कलिंग जो जानते हैं आप, उड़ीसा में, बेन्नूर में हुआ, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। तो कई जगह इरिगेशन वर्क चालू किया गया है। जहां पर पानी की कमी थी वहां पर उसकी व्यवस्था की गई ताकि इरिगेशन वर्क किया जाए। आर्टिफिशियल लेक्स, बनावटी, वो आर्टिफिशियल लेक्स में किसका नाम आता है? भोपाल लेक, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल लेक कहाँ है? भोपाल में। भोपाल लेक को ही हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। टैंक कहाँ बनाया गया? हौज खास। टैंक को यहाँ क्या कहा जाता है? हौज खास। ठीक है, तो हौज खास भी क्या है? पानी को स्टोर करने का एक टैंक है। इसके बाद आपके पूछा जाता है एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। डैम कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे एक होता है टिम्बर डैम। टिम्बर माने लकड़ी, जो लकड़ी से बनाया जाता है डैम उसको टिम्बर डैम बोलते हैं। एक होता है इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट बना के, ठीक है, ताकि पानी स्टोर रहे, तो उसको बनाया जाता है इम्बैकमेंट डैम बोला जाता है। फिर मैशनरी, जो कंक्रीट पत्थरों से बनाया जाता है उसको मैशनरी वर्क, जो ह्यूमंस बनाते हैं, तो मैशनरी जो होता है जो कंक्रीट पत्थरों से बनाया जाता है उसको मैशनरी डैम बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कितने प्रकार के होते हैं? टिम्बर डैम, इम्बैकमेंट डैम और मैशनरी डैम, ये आप लिखेंगे। चलिए अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जिससे कि आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड में। जैसे लिखा है व्हाट इज अ पार्लर पानी। ठीक है, जो बच्चे पढ़े नहीं होते वो समझ नहीं पाते हैं क्या है। तो आपको बता दें पार्लर पानी जो है रेन वाटर ही है। और ये रेन वाटर आप तो जानते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, सबसे शुद्ध पानी होता है। तो पार्लर पानी जो है उसको रेन वाटर को ही कहते हैं, इट इज अ रेन वाटर। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन है नेम द 4 स्टेट विच कवर्ड अंडर द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। 4 स्टेट के नेम बताने हैं, स्टेट के नेम जो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था, डैम था, उसको कवर करते हैं। तो उसमें महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है और राजस्थान आता है। ठीक है, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यानी सरदार सरोवर जो डैम है उसको कवर करते हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, गुजरात होता है, यहां पर ए लगाएंगे, गुजरात एंड राजस्थान। थर्ड नंबर है नेम द 2 स्टेट विच आर इन्वॉल्व इन कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। तो ये साउथ की है नदियां, कृष्णा गोदावरी। तो 2 स्टेट के नाम बताने हैं जो इन नदियों पर जो है डिस्प्यूट रहा है, इन नदियों को लेकर झगड़ा रहा है। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से स्टेट हैं? कर्नाटका स्टेट और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी को लेकर जो है वो डिस्प्यूट रहा है, आज भी चला आ रहा है। नेम द टैंक बिल्ट इन दिल्ली। दिल्ली में एक टैंक बनवाया गया था, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट। वहां पर दिल्ली में एक फोर्ट है, किला है, सिरी फोर्ट। तो सिरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई करने के लिए इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक टैंक बनवाया था। तो उसका क्या नाम है? नेम क्या है? तो उसका नाम है हौज खास टैंक। क्या नाम है? हौज खास टैंक। ये बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। कहाँ के लिए? ताकि सिरी फोर्ट एरिया में वहां पर पानी की सप्लाई हो सके। नेम एनी 2 मूवमेंट विच हैड देयर ओरिजिन इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आपको बताना है 2 ऐसे कौन से मूवमेंट हुए थे, किसको लेकर? डैम को लेकर। डैम को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो एक हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा हुआ था टेहरी डैम आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है भूमिका रही, एक्टिविस्ट रही है, सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर की। मेधा पाटकर जो थी उन्होंने वहां के नर्मदा नदी के आसपास के जो आदिवासी थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, उनसे मिलकर जो है उन्होंने इसको बनवाने से रोकने का प्रयास किया। किसने किया? मेधा पाटकर। ये कौन है? एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसी तरीके से टेहरी डैम आंदोलन में भी रुकावट डाली किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नाम तो याद ही होगा, जो जिन्होंने चिपको मूवमेंट पे
लिया था, हाँ वही। तो सुंदरलाल गहुना जब चिपको मूवमेंट खत्म हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने टहरी डैम ना बनवाए जाने पर उन्होंने वहां पर कुटिया बना के रहे थे और इसका विरोध किया था कि ये डैम ना बनाया जाए। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, 2015 में आया हुआ है ये, और चांसेस इस साल भी इसके आने के पूरे पूरे हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन आप लिख लेंगे आंसर। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स, 3 रीजन बताने हैं, ड्यू टू विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट अपोजिशन इन रिसेंट ईयर। हाल ही के वर्षों में देखा गया है जो बड़े बड़े डैम हैं जिनको हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं या लार्ज डैम हैं, उनका विरोध भी हुआ है, ग्रेट अपोजिशन हुआ है। तो उसके क्या कारण है, क्यों उसका विरोध किया लोगों ने? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। वो 3 कारण लिखिए जिसके कारण इन प्रोजेक्ट को अपोजिशन विरोध झेलना पड़ा। तो पहला कारण है कि जो लोकल कम्युनिटीज थी, वहां के जो स्थानीय लोग रहते थे, हैव बीन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ओरिजिनल सेटलमेंट एरियाज। उनको लगता था कि हमारा जो जहां हम रहते हैं, जो हमारा ओरिजिनल सेटलमेंट है, वो हमसे छिन जाएगा। विद कंसिक्वेंटेड, और फिर आगे इसके परिणाम क्या आएंगे? लॉस ऑफ लिवलीहुड, उनकी जो जीविकोपार्जन का जो माध्यम है वो भी चला जाएगा, छिन जाएगा, और इनकम भी उनकी चली जाएगी। तो पहले पॉइंट में ये लगता था वहां के जो लोकल कम्युनिटीज के लोग थे, स्थानीय लोग, तो उनको लगता था कि हमारा जो है सेटलमेंट, जो है ओरिजिनल सेटलमेंट, वो हमारा घर बार छिड़ जाएगा, और परिणाम ये निकलेगा कि हमारी जो जीविकोपार्जन लिवलीहुड है वो भी छिन जाएगी और हमारी इनकम भी चली जाएगी, है ना। दूसरा कारण ये था, दीज प्रोजेक्ट क्रिएट सोशल गैप एज रिच लैंड ओनर्स एंड बिग फार्मर्स टेक मोर बेनिफिट्स एज कंपेयर टू पुअर फार्मर। उनको ये भी लगता था ये जो प्रोजेक्ट हैं ये गैप पैदा कर देगा गरीब और अमीर के बीच में, सोशल गैप। जैसे कि जो बड़े बड़े रिच लैंड ओनर हैं, जमीन के मालिक, जमींदार हैं, या बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा एज कंपेयर टू पुअर फार्मर। यानी कि हम जैसे गरीब किसानों को उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसके बनने से किसको फायदा मिलेगा? लैंडलॉर्ड और बिग फार्मर्स को मिलने वाला है। उनको ये लगता था। तो रिच और पुअर के बीच में गैप आ जाएगा। तीसरा कारण ये लगता था, राइजिंग सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन while flooding the nearby areas around the dam। उनको लगता था कि सेडिमेंटेशन जो है रिजर्वायर में होता रहेगा। जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा रिजर्वायर में, यानी जहां पानी स्टोर किया जाता है, रिजर्वायर का मतलब होता है जहां पानी स्टोर किया जाता है, तो उसमें जब सेडिमेंटेशन आ जाएगा, उसमें लेयर बढ़ जाएगी सेडिमेंटेशन की, तो वो अक्सर क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनेगा। क्यों? वाइल फ्लडिंग आएगी, भाई स्टोरेज जो कम हो जाएगा पानी की, होल्डिंग ऑफ वाटर जो है कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, जिससे क्या आएगा? फ्लड आएगा और आसपास के एरिया डूब जाएंगे। अराउंड द डैम, डैम के आसपास के जो एरिया है वो अक्सर फ्लड की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि रिजर्वायर में सेडिमेंटेशन बढ़ेगा और बढ़ने से उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी। गेट खोलेंगे और आसपास के जो होंगे एरिया वो डूब जाएंगे। उनको ये 3 कारण जो है आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर, क्योंकि 3 पॉइंट लिख रहे हैं तो 3 नंबर में आएगा। और एक लास्ट में क्वेश्चन लिखा है, हालांकि आज के एक्सप्लेनेशन में हमने इसका आंसर दिया है और हम इसका आंसर बताएंगे नहीं, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। अगर आपने आज की क्लास पढ़ा है, हमारा वीडियो देखा है, तो वाटर रिसोर्स तो क्लियर हो गया होगा काफी हद तक, और पढ़ा है तो आप इसका आंसर भी जानते होंगे, क्योंकि हमने अपने लेक्चर में इसका आंसर बताया है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्या है? डाइवर्जन चैनल सीन इन द वेस्टर्न हिमालयाज आर कार्ड। वेस्टर्न हिमालयाज हमने नाम लिया था हिमाचल प्रदेश, तो वहां पर जो है डाइवर्जन चैनल देखे जाते हैं, अक्सर वहां डाइवर्जन चैनल देखे जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं?
क्या उनको गुल्स एंड कुल्स कहते हैं, या उनको खादिम्स कहते हैं, या जुहाद कहते हैं, या रिचार्ज पिट्स कहते हैं? तो इसका आंसर आपको जो है खुद बताना है। अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो आज हमने वाटर रिसोर्स पढ़ा दिया है, इसको देखिए और पढ़िए मेहनत से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।